जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं वाराणसी से फिर से आ रहा हूँ। आप इसे चाहे वाराणसी कह लीजिए या काशी कह लीजिए या फिर बनारस कह लीजिए, कुछ भी नाम से कहिए, इसकी प्योरिटी और सेरेनिटी तो वही बनी रहेगी। तो आज मैं अपने ट्रिप के दूसरे दिन पुनः आ रहा हूँ वाराणसी से कुछ और जगह दिखाने के लिए। पहले दिन मैंने आपको काशी विश्वनाथ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो दिखा दिया था। और शाम को मैंने दशाश्वमेध घाट में विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती भी दिखा दी थी। तो आज मैं इस प्रयास में निकल रहा हूँ घर से कि कुछ 3-4 जगह कवर किए जाए जो कि बहुत प्रसिद्ध है वाराणसी में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके उन जगहों को एक्सप्लोर किया जाए और देखा जाए कि उन जगहों में क्या खास है और विश्व भर के टूरिस्ट वहाँ क्यों अट्रैक्ट होते हैं और उसमें क्या खूबियाँ है, उसकी क्या इतिहास है, सबको जाना जाए। तो चलिए गाइस, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके वीडियो को आगे बढ़ाया जाता है और मिलते हैं इस जर्नी में। चलिए। तो गाइस, आज का जो पहला डेस्टिनेशन है, गलती से मैंने दूसरा डेस्टिनेशन कह दिया क्योंकि पहला डेस्टिनेशन 80 घाट था। क्योंकि 80 घाट से जो है हमने मोटर बोट करके हम आए हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे। तो आप इसको दूसरा भी कह लीजिए, पहला भी कह लीजिए, मायने नहीं पड़ता। तो जो हमारा ये डेस्टिनेशन है दिन का पहला, वो है देवी मणिकर्णिका का मंदिर या फिर देवी बगुलामुखी का मंदिर। ये जो है हमारे भारत में, कुछ पाकिस्तान में भी है, कुछ बांग्लादेश में भी है, 51 देवी सती के शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मानी जाती है। यहाँ पे जो है देवी सती का जो कर्ण है यानी कान, कान की मणि यानी आज के समय में बोले तो झुमका, वो गिरा था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका, मणि का कर्णिका यानी कान का मणि गिरा था, इसलिए मणिकर्णिका शक्तिपीठ कहा जाता है इसको। ये हमारे जो है बाबा विश्वनाथ मंदिर से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है, तो इसको आप जा सकते हैं। बाकी जो है शक्तिपीठ की महिमा और उसकी कहानियाँ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइज, ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाया आपको क्योंकि मोबाइल्स यहाँ अलाउड नहीं थे, तो बस आपको वो मैंने बोर्ड पढ़वा दिया। तो चलिए गाइज, अब अगले डेस्टिनेशन पर जाया जाए और निकला जाए और एक्सप्लोर किया जाए बनारस। सो गाइज, ये मणिकर्णिका शक्तिपीठ की खास बात ये है कि सिर्फ ये सिंगल शक्तिपीठ नहीं है। यहाँ पे एक ही स्थान पे कॉन्सेंट्रेटेड 2 शक्तिपीठ है पास पास। एक है मणिकर्णिका और एक है बगुलामुखी, यानी देवी सती का चेहरा भी यहाँ गिरा था। तो जैसे ही आप इस शक्तिपीठ के गर्भगृह में अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 2 मूर्तियाँ पाएंगे आगे पीछे। एक जो है हमारी देवी मणिकर्णिका को समर्पित है और दूसरी जो मूर्ति है वो देवी बगुलामुखी। तो ये यहाँ की खास बात है कि आप एक ही जगह पे 2 शक्तिपीठ कवर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचा जाए। सो गाइज, आज हम लोग आज के 3rd डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। ये है रामनगर का किला, जो कि गंगा के किनारे पे स्थित है। ये जो है हमारे काशी नरेश का किला है, बहुत पुराना किला है। इवन धर्म ग्रंथों पे भी इसका जो है व्याख्यान मिल जाता है। आप ये बैकड्रॉप में देख सकते हैं किला। ये रहा इसका एंट्री गेट जिससे अभी अपने एंट्री लिया, बहुत बड़ा एंट्री गेट है। चलिए आगे का वीडियो जो है मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखा देता हूँ।
अंदर से जो है कुछ इतना ही व्यू अभी बचा हुआ है महल का, बाकी जो है सब टूट चुका है क्योंकि काफ़ी हज़ारों साल पुराना महल है ये। इसलिए ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे आप। अनफॉर्चुनेटली गाइस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं आपको रामनगर का पूरा किला नहीं दिखा पाया क्योंकि हम जब यहाँ पहुँचे थे तब तकरीबन 3:40 हो रहे थे दोपहर के। काफ़ी देर हो गया था पहुँचते पहुँचते क्योंकि वो गंगा के दूसरे पार है तो पूरा ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो और यहाँ पे हमें इस जानकारी से हम अवगत नहीं थे कि 4 बजे बंद हो जाता है, तो मैं अंदर नहीं जा पाया। तो मैंने जो भी वीडियो दिखाया आपको रामनगर किले का, वो थोड़ा सा मतलब एग्जिट गेट से आपको पूरा एक 360 व्यू दिखा दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत दिख जाए कि हाँ कैसा दिखता है वो अंदर से। तो ये थी मेन बात, क्योंकि 20 मिनट में अंदर घूमना इट विल बी कॉज ऑफ हेक्टिक यू नो। सो मैंने आपको कुछ एक्सर्प्स दिखा दिया अंदर से, थोड़े बहुत स्निपेट्स टाइप के, बाकी उतना ही है। वो किला बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ध्वंसावशेष बचे हैं अभी, काफ़ी साल हो गए। काशी नरेश का किला है। तो रामनगर किला से इतना ही था, मुझे बताते हुए खेद हो रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं दिखा पाया। तो चलिए गाइस अब आज के आखिरी डेस्टिनेशन और मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में पहुंचा जाए। अब वहाँ पहुंचने से पहले कुछ खा लेते हैं, बनारस की स्वादिष्ट कुछ खान पान खा लिया जाए, रिफ़्रेश हो लिया जाए, फिर अपन आराम से भरपेट जो है आपको आखिरी और मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन ऑफ बनारस, जो कि है 10 किलोमीटर दूर बनारस से। इट्स कॉल्ड सारनाथ। स्पॉइलर मैंने आपको दे दिया, आपको पूरा दिखाई दूंगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, सारनाथ का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए गाइस। सो गाइस हम आज के चौथे डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। ये है बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ सारनाथ, जो कि वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है। मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाते जा रहा हूँ पूरा। काशी, बनारस, वाराणसी 12 किलोमीटर दूर पर आप आए हैं। इस एरिया का 2 नाम है। पहला नाम ऋषिपाटन मृगदाव। दाव मतलब जंगल, ऋषि मतलब साधु, मृग मतलब हरिण। आज से 2600 वर्ष पहले पूरा समस्त इलाका जंगल था। इसी जंगल में साधु सन्यासी पशु पक्षी रहते थे। इसी जंगल में महात्मा बुद्ध बौद्ध गया बिहार से सिद्धि प्राप्त करने के बाद इसी जंगल में आए। 3 महीने बैठकर वर्षावास यानी तपस्या किए और तपस्या करने के बाद मुख से आवाज़ निकाले, जिसको पाली भाषा में सार कहते। सार मतलब स्पीच, अनाथ मतलब बुद्ध। नाथ और सार दोनों को जोड़ दिया तो जगह का नाम सारनाथ रखा गया। लेकिन सारनाथ को डेवलप किसने किया? आगे आइए। ये सारनाथ मंदिर है। आप मेन मंदिर पर है, मेन प्लेस में है। So friends, this is the main temple of Lord Buddha, as you have heard from this guide. Let's continue this journey. बुद्धो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका मानूस हमारे इंडिया में आया 1891 में। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद से जोगाजोग हुआ, वहाँ एक ट्रस्ट बनाया कॉल स्ट्रीट में, महाबोधि सोसाइटी। जब ट्रस्ट तैयार किया तो इनकी इच्छा हुआ कि हम काशी में जाएगा। ये व्यक्ति कोलकाता से काशी पहुँचे, इनको बड़ा पीस मिला। ये जंगल में और अच्छा लगा। इन्होंने घूर करके देखा यहाँ कोई मंदिर नहीं, लगा सोचने मेरे पास टका नहीं। तो इस व्यक्ति ने किया क्या, उनको चेतना मिला, ज्ञान, कि बुद्धों ने जो भिक्षा किया था हम भी करने तो क्या दिक्कत है। इन्होंने 91 ईयर्स बैक में 40,000 भिक्षा में प्राप्त किया। विवेकानंद जी? नहीं, ये धर्मपाल जी धर्मपाल जी। उन्होंने 40,000 रुपये जब जमा हो गया, और स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना? अरे और उनका एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी थी, 30,000 टका इनको और दे दिया। तो 40 ही 70,000 टका हो गया। तो बड़ा खुश हुए, बोले अब मैं मंदिर बना देगा। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध का मुख्य मंदिर बना दिया, इन्होंने बनाया। लेकिन भीतर में जो मूर्ति आप देखेगा ना, भीतर में मूर्ति है सोना गोल्ड का, उसके नीचे अंडरग्राउंड में इन्होंने बुद्ध का बोन यानी अस्थि रखा है। वर्ष में एक दिन बाहर होता है, कार्तिक पूर्णिमा, जो राष्ट्र पूर्णिमा आप लोग बोलते हैं। लाखों लोग लाइन लगा करके बुद्ध का अस्थि का दर्शन पाते हैं। ये है मुख्य मंदिर।
मंदिर का नाम है मूल गंध कुटी विहारा। मूल मतलब जगह को कहते हैं, गंध मतलब खुशबू भगवान का है, कुटी मतलब एक मंदिर है, विहार। अभी आपने ऑटो छोड़कर यहाँ किस लिए आए हैं? तो विहार करने, घूमने, देखने। क्या है सारनाथ। बगल में बोधि घाट है जो ओरिजिनल बोध गया में है, सेकंड श्रीलंका में है। और श्रीलंका से कलम इन्होंने ला करके यहाँ प्लांट किया। बुद्ध ने 5 लोगों को उपदेश दिया, तो कैसे दिया ये देखने को मिलेगा। आइए दादा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मंदिर के बारे में पूरा लिखा हुआ है इंग्लिश में, मूलगंध कुटी विहार। ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, आप पूरा पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं यहाँ से। बुद्धों का जन्म कहाँ हुआ है मालूम है? हाँ, लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी। ये देखिए, जन्मभूमि पर जब 7 दिन के बच्चा खड़े होकर के चलना स्टार्ट किया तो उनके पाँव के नीचे, भूमि के नीचे तो भूमि नहीं था, पद्दो था। देख रहे हैं, लोटस बुद्ध। उनके गांव के लोगों ने बोला ये भूमि छोड़कर मत जाओ, मैं आपका सेवा करेगा। इन्होंने कुछ बोला नहीं, सीधे हाथ के ऊपर उठा दिया। इसलिए कहा जाता है सबका मालिक एक है, ऊपर वाला है। इनका अवतार बुद्ध भी बोलते हैं और बाल्य बुद्धा भी बोलते हैं। बाल्य मतलब बचपन का सीन। हाँ, और सारनाथ में सम्राट अशोक जी का नाम सुना? कलिंग के साथ युद्ध किया, युद्ध करके काशी में आया, आकर के पिंडदान जलदान किया। करने के बाद पूर्ण रूप से उनको शांति नहीं मिला काशी में, तो ये बुद्ध नगरी में आए। पूरी जंगल को घूरा, घूरते घूरते थक गया, एक वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम किया, उनको नींद आ गया। तो स्वप्न में क्या देखा? शिवलिंग। उनको बड़ा पीस मिला, मैं भगवान को देखा। तो जैसा मैं देखा वैसा एक स्थिति चिन्ह मैं बनाऊंगा। अशोक जी ने बनाया। इधर है, वो देखिए, वो जो गुंबज है ना, इसका हाइट कितना है मालूम? 103 फीट। इसका डायमीटर कितना है? 93 फीट। उम्र कितना है? 2327 साल पुराना। क्योंकि इसके अंदर में कोई गेट, कोई दरवाजा नहीं होता। लेकिन हिंदू धर्म में लिंगाकार है, बौद्ध धर्म में 4 नाम है। धर्म चक्र स्तूप, बौद्ध स्तूप, सारनाथ स्तूप, ओरिजिनल नाम है धामेका स्तूप। तो धामेका से का मंत्र जन्म लिया कि बुद्धा, धम्मा एंड संघा। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। ये मूल मंत्र है। कैंडल जलाकर लोग, हमारे हिंदू धर्म में आरती होता है ना, बौद्ध धर्म में नहीं होता है। ये कैंडल जला करके और ऐसे दोनों हाथ करके और बैठ करके ध्यान करते हैं। लेकिन बुद्ध ने उपदेश दिया कैसे? ये बोधि घाट है, वो सामने देखिए। अंदर आप जाएंगे, ये गाछ का एक परिक्रमा जरूर कीजिए। क्यों करेंगे? इसमें 3 ठाकुर है, शनिदेव, वासुदेव एंड बुद्धदेव, तीनों का। हाँ, ये बोधि घाट बोलते हैं ना। हाँ जी, कहाँ जाएंगे? नहीं, ऊंचा पहाड़ नहीं ना है, बराबर जमीन है। तो अभी हम लोग बोधि वृक्ष की तरफ जा रहे हैं सारनाथ के। हमारे गाइड सर लेके जा रहे हैं हमको। चलिए आपको वो भी दर्शन करवा देते हैं। इसके साथ बोलते रहिए ओम नमो बुद्धाय नमः। फ्रेंड्स, अब हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध ने जो एनलाइटमेंट प्राप्त करने के बाद पहला सरमन दिया था अपने प्रथम 5 शिष्य को, जिसमें से महामुद्गलायन, शारिपुत्र, आप ये देख सकते हैं। यही वो पेड़ है जिसके नीचे बैठ के दिया था, और ये 5 शिष्य हैं उनके, और ये है
गौतम बुद्ध, द 9th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड हरि विष्णु। और ये जो है आप देख पा रहे हैं मूर्तियाँ छोटी छोटी, ये सब अवतार हैं गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला सरमन दिया था वो आप पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो गाइस अभी हम सारनाथ के मेन गौतम बुद्ध टेम्पल मूलगंध कुटी विहार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। एक मेस्मराइजिंग सा व्यू आएगा, पीस एंड काम सा सीरीन सा एटमॉस्फेयर है अंदर। तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये मंदिर। सो गाइस अभी आप निकल चुके हैं महाबोधि टेम्पल से। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जो कि सारनाथ कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। चलिए गाइस इस जर्नी को कंटिन्यू किया जाए। सो गाइस अब अपन नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं इसी कॉम्प्लेक्स में। ये है टिबेटन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। चलिए गाइस अंदर जाया जाए। कोথায় ये वही तिब्बत का मोनेस्ट्री है जहाँ पे जब हमारे दलाई लामा आते हैं तो उनके साथ तकरीबन 500 शिष्य यहाँ रहते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं। अब वही मोनेस्ट्री का टूर करवाऊंगा मैं आपको। धर्मगुरु दलाई लामा का बड़ा भाई गे गोसे लामा जी यहाँ आए जंगल में, उन्होंने ये मंदिर को बना दिया। बनाने के बाद इस दुनिया में वो नहीं है। उनकी मूर्ति देखिए सफ़ेद दिख रहा है ना, ये वाला उनके उत्तराधिकारी जो दलाई लामा जी। अंदर में उनकी मूर्ति सजाई गई है, सामने देखेंगे वो बहुत जैसे कि दलाई लामा बैठे हैं, इतना बढ़िया बनाया। अंदर में आप प्रवेश करेंगे तो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, भूमाता को छूते हुए, भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं। अंदर जा करके फोटो ले करके फिर आएंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये उन्हीं का है। जब दलाई लामा जी आते हैं तो सारे हाउस फुल हो जाता है और लोग आते हैं, उनका प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, वीडियो अच्छा लेते हैं। ये सारनाथ का मुख्य पृष्ठ माना जाता है। अंदर चप्पल हाथ खोलना है। सो गाइस अभी हम अंदर घुस रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा पा रहा हूँ सामने आपको दलाई लामा जी दिख रहे हैं और पीछे एक 10 फीट का गौतम बुद्ध का मूर्ति है। मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। सो गाइस आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सारनाथ में आपको दो चीज़ें और बचती हैं। एक है धार्मिक स्तूप और दूसरा है धार्मिक स्तूप के आसपास कुछ ध्वंसावशेष हैं, कुछ टेम्पल्स पुराने बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेटेड, और कुछ और ध्वंसावशेष सॉर्ट ऑफ कुछ स्क्रिप्चर्स एनक्रिप्चर्स दीवार में और कुछ बचते हैं। वो क्लियरली नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। अभी जो है पिछले 1 साल से जो कि हमें गाइड सर से पता चला है कि सारनाथ में एक ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है जिसके लिए आपको एंट्री के लिए आपका आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आपका कोई फ़ोटो आपको साथ में रखना पड़ेगा। और वो सिस्टम ऐसा है कि 24 आवर्स आपको 100% सिक्योर रिजल्ट प्रोवाइड करे। दैट्स नॉट, यू कांट थिंक ऑफ इट, राइट।
सो उतना सक्सेस नहीं है वो। तो आपको मैं कह दूं कि बहुत अनसर्टेनिटी है धामेक स्तूप देखना, इसलिए मैंने सारनाथ के जो मेन बुद्ध टेम्पल है वहीं से थोड़ा सा दिखा दिया। एक जगह आपने देखा होगा वीडियो में, स्तूपा दिख रहा होगा आपको, तो वही था। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम सारनाथ टुडे। सो आपको इतना ही दिखा पाया, इसके लिए खेद है, क्योंकि हाँ, आगे से आप कहीं भी जाएं तो ये पॉइंट्स याद रखें। अगर आपको देखने की इच्छा हो अंदर धार्मिक स्तूप और पास से देखना हो या फिर कुछ ध्वंसावशेष देखने हो, तो आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं होता। बहुत लोग लाइन में लगे होते हैं, परेशान होते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। सो ये लास्ट 1 साल से गवर्नमेंट ने सिस्टम करके कॉज ऑफ मतलब थोड़ा इम्प्रोबेबल लाइंस में चलना चाहिए गवर्नमेंट, पता नहीं क्यों। खैर, अब जो है जैसा सिस्टम में चलना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो गाइस यही था सारनाथ। अब जो है हम घर लौटा जाए, आगे आपसे डिस्कस करता हूँ बातें। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का जो व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि अपने 4 डेस्टिनेशन कवर किए हैं आज। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, इनमें से कितने लोग इन जगहों पे आ चुके हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। और ये ज़रूर बताना ना भूलें कि आप आगे के फ्यूचर व्लॉग्स में क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, और आपके मन में कोई भी ऐसी जगह हो आसपास। मैं आपको तो पता है मैं नेटिव भोपाल का हूँ, तो आपको मन में कोई ऐसी हो जिस जगह को लेकर मैं ब्लॉग बनाऊँ, आप चाह रहे हो, तब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये आशा करता हूँ कि आपका और मेरा साथ ऐसे ही बना रहे हमेशा, और ये जर्नी कंटिन्यू होती जाए। तो इसी के साथ जो है मैं आज के ब्लॉग को एंड करना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसी तरह स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मेरे साथ बने रहें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगले ब्लॉग में ज़रूर मिलेंगे, बहुत जल्द आएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। एंड फ्रेंड्स, फाइनली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel and show lots and lots of love towards my channel. And please feel free to reach out to me as anytime, as I am almost available every time except Sundays. Well, I am also available on Sundays, so feel free. Thank you guys.